सभी का ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। प्रिय विद्यार्थियों, पिछली ऑनलाइन क्लास में अपना टॉपिक था स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन की संरचना का अध्ययन हमने किया था, जिसमें हमने पढ़ा था कि नेफ्रॉन के दो मुख्यतः भाग माने जाते हैं। एक भाग ग्लोमेरुलस वाला होता है, दूसरा भाग नलिकीय भाग होता है, जिसका निर्माण बोमेन संपुट, ग्रीवा वाला प्रदेश, पीसीटी, हेलने का लूप, डीसीटी और संग्राहक नलिका से होता है। ये ग्लोमेरुलस क्या है? तो ये जो बोमेन संपुट है, बोमेन संपुट में अविवाही धमनी प्रवेश करके एक रुधिर कोशिकाओं का गुच्छा बना लेती है, जिसे ग्लोमेरुलस कहा जाता है। फिर हमने पढ़ा था पीसीटी, डीसीटी, हेलने का लूप, जो एक नलिकाकार संरचनाएं होती हैं, जिसका निर्माण किस किस से होता है? घनाकार उपकला कोशिका से, सल्की उपकला कोशिका से, सरलतम घनाकार कोशिका से होता है। और वो निर्माण किसको कर देते हैं? नेफ्रॉन के नली के भाग को कंप्लीट करते हैं। आज की इस ऑनलाइन क्लास में टॉपिक रहेगा मैकेनिज्म ऑफ एक्सक्रीशन एंड फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। कहने का मतलब क्या हुआ कि उत्सर्जन तथा मूत्र निर्माण की क्रियाविधि, मूत्र का निर्माण किस प्रकार से होता है। तो मैंने आपको बताया था कि मानव के प्रत्येक वृक्क में 10 से 12 लाख सूक्ष्म नलिकाकार संरचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें नेफ्रॉन कहते हैं। नेफ्रॉन को वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई भी माना जाता है। इसको क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं? तो ध्यान रहे, मूत्र का निर्माण नेफ्रॉन के द्वारा ही होता है। मूत्र का निर्माण किसके द्वारा होता है? नेफ्रॉन के द्वारा होता है। या हम कह सकते हैं मूत्र का निर्माण नेफ्रॉन के अंदर होता है, के भीतर होता है, इसलिए नेफ्रॉन को वृक्क की क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। अब यदि बात की जाए फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, मूत्र का निर्माण किस प्रकार से होता है, तो ध्यान रहे, लीवर कोशिका, यकृत कोशिका में निर्मित यूरिया को, देखो इसमें किसका फॉर्मेशन होता है? यूरिया का फॉर्मेशन होता है। और उस यूरिया को रुधिर के द्वारा किस में ला करके छोड़ा जाता है? यानी ये रुधिर क्या काम करेगा? यकृत में निर्मित यूरिया को किडनी में ला करके छोड़ता है। किस में ला करके छोड़ देता है? किडनी में ला करके छोड़ देता है, जहाँ से क्या होगा? यकृत शिरा इसे पश्च महाशिरा में छोड़ देती है, पश्च महाशिरा में स्थानांतरित कर देती है। और पश्च महाशिरा में क्या होगा? यूरिया को रुधिर से अलग कर दिया जाएगा। यूरिया को क्या कर दिया जाएगा? रुधिर से अलग कर दिया जाएगा। और इस विधि को मूत्र निर्माण कहते हैं। इसी विधि को क्या कहा जाता है? मूत्र निर्माण क्रिया विधि कहा जाता है, या मूत्र निर्माण कहा जाता है। तो मूत्र का निर्माण किस प्रकार होगा? ध्यान रहे, यकृत में निर्मित यूरिया को रुधिर द्वारा किडनी तक लाया जाता है, जहाँ यकृत शिरा इसको पश्च महाशिरा में डाल देती है। और जिसमें क्या होता है? पश्च महाशिरा क्या काम करती है? यानी यूरिया को रुधिर से अलग कर देती है। इस पूरी की पूरी प्रोसेस को क्या कहा जाता है? मूत्र निर्माण कहा जाता है। एक वैज्ञानिक था कुशिंग, ध्यान देना, एक वैज्ञानिक था कुशिंग। इन्होंने देखो क्या काम किया था। सन 1917 में स्तनधारियों में मूत्र निर्माण की क्रियाविधि को संपादित किया था। यानी एक वैज्ञानिक 1917 में आया, कुशिंग नामक वैज्ञानिक था, जिन्होंने क्या काम किया था? मूत्र निर्माण की क्रियाविधि को प्रस्तावित किया था। मनुष्य में मूत्र निर्माण की क्रियाविधि 3 चरणों में संपन्न होती है। देखो, मानव में मूत्र निर्माण की क्रियाविधि, मूत्र निर्माण की जो क्रियाविधि है, यूरिन फॉर्मेशन जो है, निर्माण की क्रियाविधि 3 चरणों में संपन्न होती है। कितने चरणों में संपन्न होती है? 3 चरणों में संपन्न होती है। पहला इसका चरण होगा, स्टेप होगा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, जिसे प्रानिषेधन कहते हैं, नंबर 2 पर आता है पुनः अवशोषण, यानी रीएब्जॉर्प्शन। पुनः अवशोषण। तीसरा चरण है ट्यूबुलर सीक्रीशन, नलिकीय स्राव। इन 3 चरणों के द्वारा किसका निर्माण होता है? मूत्र का निर्माण होता है। अल्ट्राफिल्ट्रेशन, प्रानिषेधन, रीएब्जॉर्प्शन, पुनः अवशोषण, ट्यूबुलर सीक्रीशन, नलिकीय स्रावन, ये तीनों चरण किसका निर्माण कर देते हैं? मूत्र का निर्माण कर देते हैं। अब हम स्टेप बाय स्टेप इन तीनों चरणों को पढ़ते हैं। पहला चरण है इसके अंदर अल्ट्राफिल्ट्रेशन,
किस प्रकार से परागनिषेधन होता है। तो ध्यान देंगे, ये पैलेनुमा भाग बोमेन संपुट कहलाता है। ये पैलेनुमा भाग क्या कहलाता है? बोमेन संपुट कहलाता है, जिसमें अविवाही धमनी प्रवेश कर विभिन्न शाखाओं में विभाजित होकर ग्लोमेरुलस को कंप्लीट करती है। ये ग्लोमेरुलस वाला भाग है। ये एफरेंट आर्टियोल है, अविवाही धमनी है, जो किसको निर्मित कर देती है? ग्लोमेरुलस को निर्मित कर देती है। ग्लोमेरुलस को निर्मित कर देती है। यहाँ से शुद्ध रुधिर ले जाने वाली एट्रियोल क्या कहलाती है? अपवाही धमनी कहलाती है, इफरेंट आर्टियोल कहलाती है। देखो क्या होगा, ये अविवाही धमनी जो किसकी शाखा है? धमनी की शाखा है। शरीर से यूरिया युक्त रुधिर को किस में ला करके छोड़ देती है? ग्लोमेरुलस में ला करके छोड़ देती है। अब देखो, ग्लोमेरुलस वाला जो ये भाग है, यहाँ पर यूरिया युक्त रुधिर आता है और उस यूरिया युक्त रुधिर में से जो पदार्थ छन करके किस में आ जाता है? बोमेन संपुट की गुहा में आ जाता है, उसे परागनिषेधक कहते हैं। और ये विधि परागनिषेधन कहलाती है। वो पदार्थ निषेधक कहलाएगा, फिल्ट्रेट कहलाएगा, और ये जो मैकेनिज्म है वो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहलाती है, परागनिषेधन कहलाती है। या हम कह सकते हैं कि रुधिर का छलन की जो विधि है वो किस में संपन्न होती है? ग्लोमेरुलस में संपन्न होती है। ध्यान रहे, ये जो छलन की जो प्रक्रिया है ये 3 भित्ति स्तर के द्वारा होता है। नंबर 1, केशिका, ध्यान देना, केशिका गुच्छ की रुधिर कोशिकाओं की आंतरिक उपकला। तो 1 नंबर तो स्तर कौन सा होगा? केशिका गुच्छ की रुधिर कोशिकाओं की आंतरिक उपकला। ये जो क्षेत्र है ये रुधिर कोशिकाओं का है, और इसकी रुधिर कोशिकाओं की जो आंतरिक जो उपकला है उसके द्वारा छलन की प्रक्रिया होती है। साथ ही साथ यदि ध्यान दिया जाए बोमेन संपुट की उपकला द्वारा, तो दूसरा स्तर कौन सा होगा? ये बोमेन संपुट की उपकला वाला भाग हो गया, जिसके द्वारा। नंबर 3, इन दोनों के मध्य स्तर, यहाँ बात करेंगे इन दोनों भित्तियों के मध्य स्थित बेसमेंट मेम्ब्रेन यानी आधारिक कला, ये तीनों स्तर मिलकर के क्या काम करते हैं? फिल्ट्रेशन की मैकेनिज्म को कंप्लीट करते हैं या छनन की प्रक्रिया को संपादित करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान रहे, एक बार फिर से बता रहा हूँ, केशिका गुच्छ की देखो रुधिर कोशिकाओं की आंतरिक उपकला, बोमेन संपुट की उपकला, इन दोनों कलाओं के मध्य में स्थित जो इनकी आधारिक कला है, ये तीनों स्तर मिलकर के क्या काम करते हैं? फिल्ट्रेशन को कंप्लीट करते हैं। अब देखो क्या होगा कि ये जो बोमेन संपुट वाला ये जो भाग है, इसमें एक विशेष प्रकार की सेल पाई जाती है, जिसका अध्ययन हमने स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन पार्ट ऑफ पीसीटी, जो हमने नेफ्रॉन की संरचना का अध्ययन किया था वहाँ पर हमने पीसीटी को पढ़ा था। और उससे पहले देखो हमने किसको पढ़ा था? बोमेन संपुट को। तो बोमेन संपुट का जो ये कला वाला जो भाग है, या हम कह सकते हैं बोमेन संपुट की जो उपकला है, इसमें एक विशेष प्रकार की सेल पाई जाती है, जिसे पोडोसाइट सेल कहते हैं। क्या कहा जाता है? पोडोसाइट सेल, या जिसको हिंदी में बात की जाए पदाणु या पादाणु सेल कहा जाता है। इनका जो अभिविन्यासित या जो इनको विन्यासित करने का जो तरीका है, ये अच्छी तरीके से इसके अंदर विन्यासित होती हैं। देखो इस प्रकार से ये पाई जाती है। तो इन कोशिकाओं के मध्य में कुछ सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं। क्या स्थित होते हैं? सूक्ष्म छिद्र स्थित होते हैं, जिसे फिल्ट्रेट पोर कहते हैं, स्लिट पोर के नाम से जाना जाता है, या हम कह सकते हैं निषेधक छिद्र कहा जाता है। और जिसकी सहायता से यहाँ पर जो तरल आता है वो छन करके बोमेन संपुट की गुहा में आ जाता है। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ आपको कि ये तीनों भित्तियाँ मिलकर के फिल्ट्रेशन को कंप्लीट करती हैं। इसके साथ साथ मैंने आपको बताया कि बोमेन संपुट की जो उपकला है उसमें एक विशेष प्रकार की कोशिका पाई जाती है, जिन्हें पोडोसाइट सेल कहते हैं। और इन कोशिकाओं का अभिविन्यास इस प्रकार से होता है कि इनके मध्य में क्या पाए जाते हैं? स्लिट पोर पाए जाते हैं, या हम कह सकते हैं फिल्ट्रेट पोर
पाए जाते हैं, निषेधक छिद्र पाए जाते हैं, और जिनकी सहायता से यहाँ का जो फ्लूइड है वो आसानी से किस में आ जाता है, बोमेन संपुट की गुहा में आ जाता है। साथ ही साथ ध्यान रहे इसके अंदर ये जो अंगुलीनुमा जो प्रवर्ध या उभार जो पाए जाते हैं, इसके अंदर देखो ये प्रवर्ध पाए जाते हैं, ये क्या कर देते हैं इसके अंदर, और जो इसका जो पारगम्य झिल्ली का निर्माण करते हैं। कहने का मतलब ये जो पोडोसाइट सेल है ये रुधिर केशिकाओं के, ये जो केशिका गुच्छ है इसकी आंतरिक उपकला के साथ में मिलकर के पारगम्य झिल्ली का निर्माण करते हैं, जिसमें 0.1 माइक्रोन मीटर के लगभग असंख्य छिद्र होते हैं। ये जो सूक्ष्म छिद्र हैं इनका व्यास कितना होता है, 0.1 माइक्रोन मीटर होता है, जो 100 से लेकर के 1000 गुना तक सामान्य कोशिका झिल्ली की तुलना में पारगम्यता को बढ़ाने का काम करते हैं। एक बार ध्यान रहे क्या बताया, सूक्ष्म छिद्र का व्यास 0.1 माइक्रोन मीटर होता है, जो सामान्य रुधिर कोशिका की तुलना में पारगम्यता का जो मान है उसको 100 से लेकर के 1000 गुना तक बढ़ाने का काम करते हैं। इस प्रकार से केशिका गुच्छ से छना हुआ तरल कहाँ पहुंच जाता है, बोमेन संपुट की गुहा में पहुंच जाता है। किस में पहुंच जाता है, बोमेन संपुट की गुहा में पहुंच जाता है, जिसे प्राणिसेंदन कहते हैं। तो एक बार फिर से देखो प्राणिसेंदन क्या होता है, प्राणिसेंदन वह विधि है जिसमें केशिका गुच्छ से छन करके तरल किस में पहुंच जाता है, बोमेन संपुट की गुहा में पहुंच जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, प्राणिसेंदन कहा जाता है, जो मुख्यतः 3 झिल्लियों की सहायता से होता है। अब देखो क्या होता है कि ये जो छलन की जो प्रक्रिया है इसके लिए एक प्रभावी दाब काम करता है। देखो नेट इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर काम करता है, और ये प्रेशर 3 दाबों से मिलकर के बना होता है। नेट इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर, या हम कह सकते हैं प्रभावी, देखो कैसा प्रभावी, शुद्ध प्रभावी निषेधक दाब यहाँ पर काम करेगा, जो इस फिल्ट्रेशन को क्या करता है, कंप्लीट करता है, या यहाँ पर छनन की प्रक्रिया को बनाए रखता है। कैसे कैसे, और ये कितने दाबों से मिलकर के बना होता है, 3 दाबों से मिलकर के बना होता है। पहला है GHP, पहला है, ध्यान देना GHP क्या चीज़ है, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, जिसको हम कह सकते हैं, ध्यान देना, ग्लोमेरुलर द्रव स्थितिक दाब। ध्यान रहे नेट इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर 3 दाबों से मिलकर के बना होता है, जिसमें प्रथम है GHP, जो इस छनन की प्रक्रिया में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ये क्या चीज़ है, तो देखो इस प्रेशर का फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है, ये दाब कैसे उत्पन्न होता है, इसको समझने के लिए आप ध्यान देंगे। मैंने आपको बताया था अभिवाही धमनी का व्यास अपवाही धमनी की तुलना में ज़्यादा होता है, यानी अपवाही धमनी से क्या होता है, अधिक होता है। अब ध्यान देंगे जिस दाब के साथ में रुधिर इस केशिका गुच्छ में आ रहा है, उसी दाब के साथ में किस में नहीं जा सकता, अपवाही धमनी में नहीं जा सकता, क्योंकि इसका व्यास इसकी तुलना में क्या होता है, कम होता है। तो यहाँ पर इस रुधिर के द्वारा एक दाब लगाया जाएगा, और वो दाब क्या कहलाता है, GHP कहलाता है, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहलाता है। और इसी दाब के कारण ये जो पदार्थ यहाँ से आया है उसका निषेधन होता है, या इस तरल का क्या होता है, फिल्ट्रेशन होता है। यानी प्रानिषेधन की जो प्रक्रिया है वो इसी दाब के द्वारा संपन्न होती है, और इसका मान लगभग 65 से 75 mmHg, या एक कांस्टेंट यूनिट की बात करें तो 70 mmHg के करीब होता है। यानी ये बहुत अधिक होता है, जिसका मान कितना होता है, 70 mmHg के बराबर होता है। और ध्यान रहे इस दाब का उत्पन्न किससे होगा, अभिवाही धमनी और अपवाही धमनी के व्यास के अंतर के कारण ये दाब यहाँ पर उत्पन्न होता है। तो पहला दाब कौन सा हो गया यहाँ पर, GHP ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। अब नंबर 2 बात करें तो ध्यान रहे BCO, देखो ध्यान रहे BCOP। ये BCOP क्या है, तो रुधिर कोलोइडी प्रासरणी दाब,
ये यहाँ पर काम करेगा। जो रुधिर में उपस्थित कोलोइडी पदार्थ के द्वारा लगाया जाता है और यह दाब इस रुधिर प्रवाह के विपरीत दिशा में काम करता है, जिससे इसका मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और यदि इसके मान की बात की जाए तो यह लगभग 30 mmHg के करीब होता है। इसका मान कितना होता है, 30 mmHg के करीब होता है। तो दूसरा दाब कौन सा हो गया, रुधिर कोलोइडी प्रासरणी दाब, ब्लड कोलोइडी ऑस्मेटिक प्रेशर, जिसे हम शॉर्ट में क्या लिखेंगे, BCOP लिखेंगे। B का मतलब ब्लड है, C का मतलब कोलोइडी है, O का मतलब ऑस्मेटिक है, P का मतलब प्रेशर है, जिसका मान कितना होता है, 30 mmHg होता है, जो रुधिर में उपस्थित कोलोइडी प्रोटीन के द्वारा यहाँ पर लगाया जाता है और जो GHP के विपरीत दिशा में काम करता है या इसके अपोजिट काम करेगा। नंबर 3 की यदि बात की जाए तो कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर यानी कैप्सुलर का मतलब हो गया यहाँ पर संपुटीय द्रव स्थितिक दाब। कैसा हो गया, संपुटीय द्रव स्थितिक दाब, जो किसके द्वारा लगता है, बोमेन संपुट की गुहा में जो रुधिर है उसके द्वारा किसी का गुच्छ पर लगाया जाता है। एक बार फिर से देख लेना, यानी संपुटीय का मतलब क्या होगा, यानी C का मतलब क्या हो जाएगा, कैप्सुलर, S का मतलब हाइड्रोस्टैटिक, P का मतलब क्या हो जाएगा, प्रेशर। तो यहाँ पर संपुटीय द्रव स्थितिक दाब लगेगा जो भी GHP के विपरीत दिशा में लगता है और इसका मान लगभग 20 mmHg होता है। कितना होता है, 20 mmHg होता है। इसलिए नेट इफेक्टिव फिल्ट्रेशन या फिल्ट्रेट प्रेशर का मान कितना आएगा, तो ध्यान रहे NEFP का मान यदि निकाला जाए तो GHP माइनस इसमें कौन कौन काम करेगा, BCOP काम करेगा, प्लस में कौन काम करेगा, CHP काम करेगा। प्रिय विद्यार्थियों ध्यान रहें, यदि इसका मान निकालें तो GHP का मान अपने पास में कितना है, अभी मैंने यहाँ पर लिखा था इसका मान 70 mmHg होता है, प्लस BCOP यानी ब्लड कोलोइडी ऑस्मेटिक प्रेशर का मान कितना है, 30 mmHg है, प्लस CHP यानी कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का मान कितना है, 20 mmHg होता है। तो नेट इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर का मान अपने पास में आएगा 20 mmHg। और यही दाब क्या काम करता है, इस केशिका गुच्छ के तरल को छान करके किस में लाता है, बोमेन संपुट की गुहा में लाता है। अर्थात हम यूँ कह सकते हैं यह वह प्रभावी दाब है, यह वह प्रभावी रुधिर दाब है जिसकी सहायता से इस रुधिर का जो फ्लूइड वाला भाग है, प्लाज्मा वाला जो भाग है, वो छन करके किस में आ जाता है, बोमेन संपुट की गुहा में आ जाता है। प्रिय विद्यार्थियों ध्यान रहे, प्रोटीन को छोड़कर देखो, ब्लड प्रोटीन, ध्यान देना, ब्लड प्रोटीन, ब्लड सेल, इनको छोड़ करके प्लाज्मा का समस्त भाग किस में आ जाता है, बोमेन संपुट की गुहा में आ जाता है, क्योंकि इन कणिकाओं का आकार इन सूक्ष्म छिद्र की तुलना में बड़ा होता है, अतः ये भाग बोमेन संपुट की गुहा में छन करके नहीं आते। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि ये जो नेट इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर क्या काम करता है, अभिवाही धमनी द्वारा लाए गए यूरिया युक्त रुधिर को फिल्ट्रेट करके किस में पहुंचा देता है, बोमेन संपुट की गुहा में पहुंचा देता है, जिसे हम क्या कहते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं, प्राणनिषेधन कहते हैं। अब देखो यदि इसकी बात की जाए कि प्राणनिषेधन की दर किस प्रकार से काम करती है, एक और महत्वपूर्ण टॉपिक है कि ये जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की जो रेट थी वो किस प्रकार से पाई जाती है। प्राणनिषेधन की दर अध्ययन करते हैं, रेट ऑफ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो देखो क्या होता है, दोनों वृक्कों द्वारा, ध्यान देना, दोनों वृक्कों द्वारा औसतन प्रति मिनट 1100 से 1200 ml रुधिर का निषेधन होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, इससे रिलेटेड है कि इस पदार्थ का किस प्रकार से छनन होता है, यानी रेट ऑफ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्राणनिषेधन की दर किस प्रकार से काम करती है। तो मानव में दोनों किडनियां औसतन प्रति मिनट 1100 से 1200 ml रुधिर का निषेधन करती है। इस 1100-1200 से देखो 1100 से 1200 ml रुधिर की जो बात कर रहे हैं, इसका 55%
प्लाज्मा का भाग होता है। कितना भाग होता है? यानी 55% भाग प्लाज्मा होता है। तो इसका 1100 से 1200 ml रुधिर का प्लाज्मा यदि 55% की बात की जाए तो उसकी यूनिट का मान कितना होता है? 650 ml होता है। और इसमें किसका भाग होता है? ये प्लाज्मा का भाग होता है। यानी अब देखो इस रेट को तो क्या कहा जाएगा, यानी प्रति मिनट 1100 से 1200 रुधिर निस्यंदन होता है और इसमें से 55% जो भाग है प्लाज्मा का होता है, जिसका मान कितना होता है? 650 ml होता है। और इस 650 ml का ध्यान देना, दोनों वृक्कों के सभी नेफ्रॉनों द्वारा 20% क्षनन होता है। कहने का मतलब क्या हुआ? इस 650 का 20% यदि प्राप्त किया जाए तो 125 ml प्रति मिनट क्या होता है? निस्यंदन होता है या मूत्र का निर्माण होता है। तो इसमें जो बात की जाए प्राणनिस्यंदन की दर, तो ये कितनी पाई जाती है? 125 ml पाई जाती है। यानी प्रति मिनट 125 ml क्या होता है? निस्यंदन की दर पाई जाती है। और यदि एक दिन की बात की जाए तो 180 लीटर प्रतिदिन के हिसाब से निस्यंदन होता है। यानी 180 लीटर प्रतिदिन के हिसाब से क्या होता है? मूत्र का क्षरण होता है। या हम कह सकते हैं ये जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है या जो निस्यंदन है उसकी मात्रा एक दिन में कितनी होती है? 180 लीटर मानी जाती है। लेकिन ध्यान रहे इसमें क्या होगा, और ये जो 1100 से 1200 ml रुधिर का निस्यंदन होता है, ये हृदय द्वारा एक मिनट में छोड़े गए रुधिर का 1/5 भाग होता है। कितना होता है? 1/5 भाग होता है। तो यदि हम फिल्ट्रेशन, ध्यान देना, फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन की बात करें, किसकी बात करें? एफ की बात करें, फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन की बात करें तो उसकी अमाउंट का मान किस प्रकार से प्राप्त किया जाएगा? 125 अपॉन में 650 लगभग कितना होता है? 1/5 होता है। लगभग कितना होता है? 1/5 होता है। तो ध्यान रहे मनुष्य प्रति मिनट 125 ml प्लाज्मा या रुधिर का निस्यंदन करता है और एक दिन में 180 लीटर पर डे के हिसाब से वो क्या करता है? निस्यंदन करता है। लेकिन इसमें से इसका लगभग 99% क्या हो जाता है? रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है, यानी उसका पुनः अवशोषण हो जाता है। केवल और केवल 1.5 लीटर यानी 1.5 लीटर प्रतिदिन के हिसाब से मूत्र का निष्कासन किया जाता है या मूत्र का निर्माण होता है। तो अपनी प्रथम प्रोसेस थी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या चीज़ है? एक बार फिर से बता देता हूँ कि यूरिया युक्त रुधिर बोमेन संपुट की गुहा में आता है और बोमेन संपुट की गुहा में स्थित केशिका गुच्छ की सहायता से उसका छनन कर दिया जाता है और वहाँ से छन करके तरल किस में पहुँचेगा? बोमेन संपुट की गुहा में पहुँचेगा, जिसे प्राणनिस्यंदन कहा जाता है। और ये किसके माध्यम से होगा? तो इसमें एक नेट इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर काम करेगा, यानी एक शुद्ध प्रभावी निस्यंदक दाब काम करेगा जो 3 दाबों से सम्मिलित रूप से मिलकर के बना होता है। पहला दाब होगा इसके अंदर GHP ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, जिसका मान लगभग 70 mmHg होता है, जो किसके द्वारा उत्पन्न होता है? अभिवाही धमनी और अपवाही धमनी के व्यास के अंतर के कारण उत्पन्न होता है। वास्तव में यही प्रेशर क्या काम करता है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन को कंप्लीट करता है। यानी इसी दाब के कारण इस केशिका गुच्छ का जो तरल है वो छन करके किस में आ जाता है? बोमेन संपुट की गुहा में आ जाता है। लेकिन क्या होता है, एक दाब और काम करता है जिसे रुधिर कोलोइडी प्रासनी दाब कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं रुधिर में उपस्थित प्रोटीन पदार्थ के द्वारा GHP के दाब पर एक विपरीत दाब काम करता है, जिसे BCOP कहते हैं, जिसका मान 30 mmHg होता है। साथ ही साथ बोमेन संपुट की गुहा के द्वारा भी इस GHP पर एक विपरीत दाब काम करेगा, जिसे हम क्या कहेंगे? संपुट ये द्रव स्थितिक दाब कहते हैं, कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कहते हैं, जिसका मान भी कितना होता है? 20 mmHg होता है। इस प्रकार से इस
केशिका गुच्छ में निस्यंदन के लिए एक शुद्ध प्रभावी दाब काम करता है, जिसका मान यहाँ पर कितना प्राप्त किया था हमने 20 mmHg। यही दाब इस केशिका गुच्छ के रुधिर को छान करके किस में लाता है, बोमेन संपुट की गुहा में लाता है, और इसी की सहायता से ये छनता है। तो ये 3 दाब यहाँ पर काम करते हैं और मिलकर के केशिका गुच्छ में रुधिर का छनन करने का काम करते हैं। साथ ही साथ हमने पढ़ा अल्ट्राफिल्ट्रेशन, रेट ऑफ अल्ट्राफिल्ट्रेशन, प्राण निस्यंदन की दर। मैंने आपको बताया दोनों वृक्कों के द्वारा औसतन प्रति मिनट 1100 से 1200 ml रुधिर का निस्यंदन होता है, जो प्रति मिनट हृदय के द्वारा छोड़े गए रुधिर का 1/5 भाग होता है। इस टोटल रुधिर का प्लाज्मा जो भाग है वो 55% होता है, या हम कह सकते हैं 1100 से 1200 ml का 55 कितना होगा, 650 ml होगा, यानी प्लाज्मा का निस्यंदन प्रति मिनट की दर से किया जाता है। 650 ml का दोनों वृक्कों के सभी नेफ्रॉन के द्वारा 20% छनन होता है, जिसका मान कितना होता है, औसतन 125 ml होता है। इस प्रकार से एक स्वस्थ व्यक्ति का जो नेफ्रॉन है वो प्रति मिनट 125 ml निस्यंदन करता है, और एक दिन में 180 लीटर प्रति, ध्यान देना, 180 लीटर प्रतिदिन के हिसाब से वो क्या कर देता है, निस्यंदन कर देता है। तो यहाँ पर हम फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन का मान प्राप्त करेंगे तो किस प्रकार से निकालेंगे, 125 में 125 अपॉन में 650, यानी वो कितना आ जाता है, 1/5 आ जाता है। ध्यान रहे इस टोटल निस्यंदन का कितना हो गया, टोटल निस्यंदन 180 लीटर प्रतिदिन। एक दिन में 180 लीटर पदार्थ वृक्क की जो नेफ्रॉन इकाइयाँ होती हैं वो छनित करती है, फिल्ट्रेशन करती है, उनका 99% क्या हो जाता है, इन नलिकाओं की सहायता से रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है, पुनः अवशोषण हो जाता है। शेष बचा हुआ 1% यानी 1.5 लीटर क्या होता है, मूत्र का निर्माण होता है। तो आज की इस ऑनलाइन क्लास में हमने अल्ट्रा फिल्ट्रेशन को समझने का प्रयास किया। आगे की ऑनलाइन क्लास में मूत्र निर्माण की दूसरी क्रिया विधि, जिसका नाम है रीएब्जॉर्प्शन, पुनः अवशोषण, तीसरा नाम है नलिकीय श्रावण का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।